जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एजुकेशन पे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें, साथ ही साथ हमने कुछ पर्यावरण शिक्षण से संबंधित भी प्रश्न हमने रखे हैं। दोस्तों, यदि आप सी टेट, हरियाणा टेट, यूपी टेट और साथ ही साथ यदि आप रीट एग्जाम में यदि हिस्सा ले रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि बिल्कुल देखिए, जो मानव समुदाय है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए जो मानव समुदाय है वो क्या है, सीखने सिखाने के लिए, अध्ययन और अध्यापन के लिए एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। क्योंकि ऑप्शन है, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ऑप्शन देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। ऑप्शन दूसरा है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला क्या है, एक संसाधन है। ऑप्शन तीसरा है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। बिल्कुल ये भी सही है। तो देखिए, जो आपका चौथा विकल्प है, यही आपका चौथा विकल्प है। देखिए, कह रहा है कि उपरोक्त सभी अवसर क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो देखिए, जो पर्यावरण अध्ययन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय क्या है, एक महत्वपूर्ण सीखने सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, जो समाज होता है वो क्या है, बालक के लिए बिल्कुल ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिससे क्या है, बालक का विकास बिल्कुल अच्छी तरह से होता है। तो देखिए, जो सभी परिस्थितियां हैं वो क्या है, बालक के सीखने सिखाने के लिए जो समाज उपलब्ध कराता है। चाहे वो देखिए, यदि किसी भी बालक का परिवार बड़ा है तो वो क्या है, ज़्यादा अच्छी तरह से वो क्या है, उसका विकास ज़्यादा अच्छी तरह से होगा। तो देखिए, जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन है वो क्या करता है, सीखने सिखाने में मानव समुदाय क्या है, बहुत ही अच्छा रोल निभाता है। तो देखिए, चौथा विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, जो परिवार होता है उसमें कुछ बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा भी क्या है, उसको विकास में एक महत्वपूर्ण रोल निभाया जाता है। देखिए, सभी संसाधन क्या है, आसानी से बच्चे को उपलब्ध हो जाते हैं। क्या है, उसके सीखने के लिए जो वास्तविक परिस्थितियां हैं वो क्या है, उसको सीखने के लिए मिल जाती हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि नदियों से संबंधित भी प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ पर बनेंगे। ईबीएस का एक महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल कमेंट कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि भागीरथी नदी का उद्गम स्थल बताना है आपको। क्या है, ऑप्शन है, पिंडारी ग्लेशियर से होता है या फिर चोरावाली झील से होता है। ऑप्शन तीसरा है, सतोपंथ ग्लेशियर से होता है या फिर गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। तो देखिए, भागीरथी नदी की बात कर रहा है तो देखिए, ऑप्शन चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ से होता है, वो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। देखिए, अब यदि आपसे पूछता है कि सतोपंथ ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम स्थल होता है, तो देखिए, जो अलकनंदा नदी का क्या है, उद्गम स्थल क्या है, अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है, सतोपंथ हिमानी से होता है या फिर सतोपंथ ग्लेशियर से होता है। पिंडारी ग्लेशियर की बात करते हैं तो देखिए, जो पिंडार नदी है जो उत्तराखंड में बहती है, पिंडार नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, पिंडारी ग्लेशियर से। देखिए, चोरावाली झील की भी बात करते हैं तो देखिए, जो चोरावाली झील है ये भी उत्तराखंड के केदारनाथ में है। और देखिए, 500 साल पुरानी झील ये मानी जाती है। 500 साल, इसमें जो देखिए आपको 2013 बात याद रखना है, क्योंकि इसमें क्या है, 2013 में क्या है, आपदा से ये ग्रसित हो गई थी कि इसके कारण क्या है, ये टूट गई थी। तो देखिए, हमसे जो पूछ रहा था वो था कि भागीरथी नदी का उद्गम स्थल क्या है। देखिए, गंगोत्री ग्लेशियर से क्या होता है, भागीरथी नदी का उद्गम होता है। लेकिन देखिए, गंगा की बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि जो गंगा नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर है। तो देखिए, जो मुख्यतः जो गंगा नदी है वो अपनी दो नदियों के संगम से बनती है। देवप्रयाग, आपने यदि नाम सुना हो तो देखिए, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। तो देवप्रयाग के बाद क्या है, दोनों नदियों का जब संगम होता है तो फिर वहां से उसको क्या बोलते हैं, गंगा नदी का रूप दे दिया जाता है। जो अलकनंदा नदी है और भागीरथी नदी है, दोनों के मिलने से क्या होता है, गंगा नदी बनती है। चलिए, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, फिर से एक बार देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के भी महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं आपके लिए, और यदि आप देखिए सीटेट दे रहे हैं तो सीटेट के लिए तो बिल्कुल समझ लीजिए पत्थर की लकीर ये सभी प्रश्न साबित होने वाले हैं, क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। एक एक प्रश्न को बिल्कुल अच्छे से समझते चलिएगा। देखिए कह रहा है कि मिनी माता रोग प्रदूषित जनित रोग है, बिल्कुल प्रदूषण जनित रोग है। जो परिणाम है, बिल्कुल ऑप्शन है समुद्र में बिखरे तेल का, ऑप्शन दूसरा है वायुमंडल में आर्सेनिक के जमा होने का, ऑप्शन तीसरा है औद्योगिक पारा व्यर्थ को पानी में छोड़ने का, ऑप्शन चौथा है मनुष्य के कार्बनिक व्यर्थ को पीने के पानी में छोड़ने से। तो देखिए जो मिनी माता रोग होता है इसकी बात करते हैं, तो देखिए जो मिनी माता रोग है वो किसके कारण होता है? जब पारे की अधिकता हो जाती है पानी में, जब पारे की अधिकता क्या हो जाती है, पानी में अधिक हो जाता है, तो इसके कारण से कौन सा मिनी माता रोग जन्म ले लेता है। देखिए जो मिनी माता रोग है वो कहाँ पर देखा गया था, आपसे ये भी प्रश्न पूछता है। तो देखिए जापान की जो मिनी माता है उसके स्थानिक नाम पर मिनी माता रोग का नाम रखा गया था। देखिए जो मिनी माता रोग है वो किसके कारण, पानी का जो पानी में पारे की अधिकता से क्या होता है, मिनी माता रोग हो जाता है। और देखिए जो होता है जब पारे की अधिकता हो जाती है पानी में, उससे मिनी माता रोग, इसको क्या बोलते हैं, छोटी माता के रूप में भी जानते हैं, छोटी माता भी इसका क्या है, नाम है। अब देखिए जो आर्सेनिक की बात कर रहा है, आर्सेनिक के कारण कौन सा रोग होता है, तो देखिए सबसे पहले आर्सेनिक के पानी में यदि आर्सेनिक की मात्रा अधिक है तो देखिए इससे ब्लैक फुट रोग हो जाता है। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि पानी में यदि आर्सेनिक की यदि अधिकता है, देखिए यहाँ पर वायुमंडल लिखा है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इसी से रिलेटेड प्रश्न बता रहा हूँ कि यदि पानी में आर्सेनिक की अधिकता है तो उसकी वजह से ब्लैक फुट रोग हो जाता है। और ये सबसे पहले कहाँ पर देखा गया था, तो देखिए पश्चिम बंगाल में इस रोग को यहाँ पर देखा गया था आर्सेनिक की वजह से। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है प्रोफेसर बीरबल साहनी को, ऑप्शन दूसरा है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, तीसरा है प्रोफेसर MOP अय्यर को, ऑप्शन चौथा है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। तो देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन को कहा जाता है, तो देखिए ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बात आती है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो देखिए विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को बिल्कुल आपको याद रखना है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न इंपोर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, यदि आपसे कहता है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसको बोला जाता है, तो देखिए श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को आपको याद रखना है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। देखिए जो श्वेत क्रांति है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और दुग्ध उत्पादन से आपको एक पॉइंट याद रखना है कि देखिए ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो देखिए दुग्ध के उत्पादन से क्या है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ऑपरेशन फ्लड को बिल्कुल आपको याद रखना है। ऑपरेशन फ्लड पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो देखिए दुग्ध उत्पादन से है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी कौन सा है। ऑप्शन है हमिंगबर्ड, ऑप्शन दूसरा है पेंगुइन, ऑप्शन तीसरा है आर्कटिक टर्न, ऑप्शन चौथा है एल्बेट्रास। तो देखिए सबसे पहले बात आती है, देखिए हमिंग बर्ड की बात कर लेते हैं। जो हमिंग बर्ड है वो विश्व में सबसे छोटा पक्षी के रूप में जाना जाता है। विश्व में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो देखिए हमिंग बर्ड को जानते हैं। ठीक है, लेकिन पेंगुइन की बात करते हैं तो देखिए अंटार्कटिक मरुस्थल में ये पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, अंटार्कटिका में जो बर्फीला इलाका होता है वहां पर पेंगुइन पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी कौन सा होता है, तो पेंगुइन होता है। और देखिए जब ये अंडे दे देते हैं तो अंडे की देखभाल नर पेंगुइन करते हैं। इसको भी आपको याद रखना है कि जो नर पेंगुइन होते हैं वो क्या है, इनके अंडे की देखभाल करते हैं। तो देखिए बिल्कुल दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि जो पेंगुइन होता है वो क्या है, बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है। ठीक है, और यदि इनके जीवन की बात करते हैं तो देखिए ये आधा जीवन जो पेंगुइन पक्षी होता है, आधा जीवन धरती पर बिताता है और आधा जीवन जो अपना महासागरों में गुजार देता है। तो कौन सा पक्षी है, वो पेंगुइन पक्षी है जो आधा जीवन धरती पर गुजारता है और आधा जीवन महासागर में गुजार देता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल कह रहा है कि देखिए मीजोजोइक निम्न प्राणियों का युग माना जाता है। पहला ऑप्शन है उभयचर जीवों का, ऑप्शन दूसरा है पक्षियों का, ऑप्शन तीसरा है सरीसृप जीवों का, ऑप्शन चौथा है स्तनधारियों का। तो देखिए हम एक एक को पहले समझ लेते हैं। जो उभयचर जीव होते हैं, देखिए
उभयचर जीवों में कौन कौन से जीव आते हैं? देखिए एम्फीबिया जो उभयचर जीव होते हैं, जैसे मेढक हो गया। देखिए उभयचर जैसे मेढक हो गया, जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उभयचर जीवों के रूप में जानते हैं हम। देखिए पक्षियों के जो पक्षी वर्ग होता है उसमें देखिए पक्षी आते हैं। सरीसृप की बात बोलते हैं, देखिए तो जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स वर्ग के, जिनको रेप्टाइल्स बोलते हैं, जो रेंगने वाले जीव होते हैं, रेंगने वाले जो जीव होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सरीसृप बोलते हैं। और जो सरीसृप है उनको ही मीजोजोइक के प्राणी बोलते हैं। मीजोजोइक युग का प्राणी किनको कहा जाता है? तो देखिए सरीसृप जीवों को माना जाता है, जो सरीसृप जीव होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मीजोजोइक युग के प्राणी बोलते हैं। स्तनधारी की बात करते हैं तो देखिए स्तनधारी में आता है मनुष्य आता है, और देखिए गाय हो गए, पशुओं में जो बच्चे देते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्तनधारी के रूप में जानते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए सरीसृप से संबंधित कुछ और भी हम पॉइंट देख लेते हैं। जो सरीसृप जीव होते हैं वो क्या होते हैं? असमतापी होते हैं। असमतापी होते हैं, ये अपने ताप का निर्धारण नहीं कर पाते हैं, ताप को संतुलित नहीं कर पाते हैं, ताप का जो साम्य होता है वो नहीं बना पाते हैं। क्या होता है कि जो असमतापी जीव होते हैं वो क्या है कि जैसे ही आपको ठंडी आएगी, जैसे ही देखा आपने, जैसे छिपकली को देखा होगा, जो एक सरीसृप है, छिपकली जैसे ही ठंडी आती है फिर ठंडियों में आपको छिपकली देखना बिल्कुल बंद हो जाएगी, क्योंकि ये क्या करते हैं? अपने ताप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और ये कहीं पर ऐसी जगह पे जाकर छुप जाते हैं जहां पर इनको ज्यादा ठंडी ना लगे। तो देखिए जो सरीसृप होते हैं वो जो असमतापी होते हैं, जो स्तनधारी जीव है वो कैसे समतापी होते हैं, जैसे मनुष्य एक समतापी जीव है। ठीक है, तो देखिए असमतापी जीव होते हैं सरीसृप, रेप्टाइल असमतापी होते हैं। और सरीसृप में देखिए जैसे छिपकली हो गई, कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, सांप हो गया, जितने भी रेंगने वाले जीव होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं? वो सरीसृप जीव कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है भूस्खलन से, दूसरा है भूकंप से, नाभिकीय दुर्घटना से, या फिर देखिए चौथा ऑप्शन है अम्लीय वर्षा से। तो देखिए बिल्कुल तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यूक्रेन में 1986 की देखिए एक घटना घटित होती हुई थी। यहाँ पर क्या हुआ था? सबसे बड़ा परमाणु हादसा यहाँ पर घटित हुआ था 26 अप्रैल। देखिए आपको मैं डेट भी यहाँ पर बता देता हूँ। जो 26 अप्रैल 1986 में क्या हुआ था? एक परमाणु हादसा हुआ था यहाँ पर। तो देखिए उसके वजह से जो चेरनोबिल दुर्घटना के नाम से उसको जानते हैं, जो कहां पर हुई थी? यूक्रेन में हुई थी, जो एक नाभिकीय घटना थी। तो बिल्कुल तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अम्लीय वर्षा के बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए SO2 के कारण, देखिए जब भी सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड NO2, दोनों के कारण क्या होता है? जब भी ये गैस बादलों के संपर्क में आती है और बूंदों के रूप में नीचे आ जाती है, तो इसके कारण क्या होता है कि जो इमारतें होती हैं जब लोगों पर ये गिरती हैं तो एक से एक रोग उत्पन्न होते हैं। देखिए जो ताजमहल का पीला पड़ने का जो कारण है वो क्या है? अम्लीय वर्षा का कारण है, क्योंकि वहां पर ज्यादा औद्योगिकरण हुआ है। वहां पर जो SO2 गैस है उसके कारण क्या हुआ है? ताजमहल का पीला पड़ रहा है ताजमहल। देखिए जो SO2 है, जो अम्लीय वर्षा है, इसके कारण क्या होता है? स्टोन कैंसर जन्म हो जाता है। क्या हो जाता है? पत्थर क्षरित होने लगता है, इसलिए इसको क्या है? स्टोन कैंसर के रूप में भी जानते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिल्कुल देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 48 से, ऑप्शन दूसरा है अनुच्छेद 42, अनुच्छेद तीसरा है अनुच्छेद 51A, या फिर चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 20। तो देखिए जो मौलिक कर्तव्य के रूप में प्रत्येक नागरिक को क्या है? प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण संरक्षण के लिए जिम्मेदार ठहराता है, वो कौन सा है? अनुच्छेद 51A संबंधित है। देखिए अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत कौन सा है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए उत्तरदायी है? पर्यावरण राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में किसको कहा गया है? तो देखिए अनुच्छेद 48A में कहा गया है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है? किसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है? ऑप्शन है चाय, रबर, शहतूत, या फिर ये सभी। तो देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार, जो 1986 का अधिनियम था, 1986 का जो अधिनियम, जो भोपाल गैस दुर्घटना अधिनियम को ध्यान में रखकर बनाया गया था, जो वन संरक्षण अधिनियम था 1986 का, उसको ध्यान में रखते हुए क्या है? चाय, रबड़ और शहतूत की खेती पर क्या है? गैर वन्य गतिविधि इसको घोषित कर दिया गया था। इस पर सब कोई खेती नहीं कर सकता था। तो देखिए ऑप्शन चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी
फोर्थ ऑप्शन सही विकल्प हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। पहला ऑप्शन है पारंपरिक, नवीनीकृत, ऑप्शन दूसरा है अपारंपरिक या अनवीनीकृत, ऑप्शन तीसरा है अपारंपरिक नवीनीकृत, ऑप्शन चौथा है पारंपरिक या फिर अनवीनीकृत। तो देखिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भूतापीय ऊर्जा होती है, तो देखिए भूतापीय ऊर्जा के कारण क्या होता है, भूतापीय ऊर्जा कैसा एक अपारंपरिक और नवीनीकृत संसाधन है, या जिसको अक्षय संसाधन के रूप में भी हम जानते हैं। अक्षय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो कभी ना खत्म होने वाले होते हैं। कैसे? जो कभी ना खत्म होने वाले संसाधन होते हैं, जिनका कभी ह्रास नहीं होता, जो कभी कम नहीं होते हैं, ऐसे संसाधनों को क्या बोलते हैं? नवीनीकृत या अक्षय संसाधन के रूप में हम जानते हैं। देखिए जो भूतापीय ऊर्जा है, इसकी स्रोत की बात करते हैं तो देखिए जब पृथ्वी के अंदर से क्या है, जो पृथ्वी के अंदर से जो गर्म जल के जो झरने निकलते हैं, उससे क्या है भूतापीय ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है, जो गर्म जल के झरनों से क्या है भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। और देखिए बिल्कुल जो भूतापीय ऊर्जा है वो क्या है, प्रदूषण रहित होती है। क्या होती है? प्रदूषण रहित होती है। इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। और उपयोग की बात करते हैं तो देखिए इससे क्या है, बिजली भी बनाई जा सकती है, बिजली भी इसके द्वारा बनाई जा सकती है। खाना बनाने के लिए भी ये क्या है, ऊर्जा काम आती है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि जल चक्र को नियंत्रित करता है। पहला ऑप्शन है घास स्तर, दूसरा है वन, ऑप्शन तीसरा है प्लवक, ऑप्शन चौथा है उपरिरोही। तो देखिए जो जल चक्र को नियंत्रित करता है, बिल्कुल आप दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो वन होते हैं वो क्या है, जल चक्र को नियंत्रित करते हैं। जल चक्र को नियंत्रित करने का जो सबसे बड़ा रोल होता है वो किनका होता है? वन का होता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। बिल्कुल देखिए गौर करिएगा, क्या कह रहा है कि सत्य नहीं है, आपको देखना है। पहला ऑप्शन है यह एक स्वच्छ ईंधन है, ऑप्शन दूसरा है यह उच्च ऊष्मीय मान का है, ऑप्शन तीसरा है यह नीली ज्वाला के साथ जलने वाला है, ऑप्शन चौथा है यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो हमसे, क्योंकि हमसे पूछा है नहीं है, तो देखिए यह मीथेन उत्सर्जन नहीं करता है। देखिए यह क्या है, मीथेन उत्सर्जन नहीं करता है। लेकिन जो इसके सही पॉइंट हैं वो क्या है, यह एक बिल्कुल स्वच्छ ईंधन है। देखिए क्या है, जो एलपीजी होता है जिसको बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस के रूप में हम जानते हैं। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। और क्या है, इसका एलपीजी का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में हम क्या है, इसका उपयोग करते हैं। यदि इसके अवयव की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं, तो देखिए ब्यूटेन पाया जाता है और प्रोपेन पाया जाता है। इनको याद रखिएगा क्योंकि दोनों पूछ लिए जाते हैं। और देखिए इसी से संबंधित एक और पॉइंट आप यहां पर समझ लीजिएगा। आपसे पूछ सकता है कि सीएनजी जिसको बोलते हैं कंप्रेस्ड या फिर दाबित गैस, क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड दाबित गैस बोलते हैं। सीएनजी मैंने उल्टा लिख दिया है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल, या जिसको बोलते हैं दाबित प्राकृतिक गैस के रूप में जिसको जानते हैं। इसका उपयोग किसमें? वाहनों में किया जाता है। और जो एलपीजी है उसका उपयोग किसमें किया जाता है? घरेलू रूप में, घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि दी ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। कह रहा है कि किसकी पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। पहला ऑप्शन है अरस्तु की, ऑप्शन दूसरा है मेंडल की, ऑप्शन तीसरा है चार्ल्स डार्विन की, ऑप्शन चौथा है रॉबर्ट हॉक की। तो देखिए चार्ल्स डार्विन के द्वारा जीवों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया गया था। ऐसे जीव जिनमें योग्यतम की उत्तर जीवता का इनके द्वारा सिद्धांत दिया गया था। ऐसे जीव जो उत्तम है, जो सबसे उत्तम है, वही जीवित रहेगा। इसके अलावा जो उत्तम नहीं है, जो निम्न श्रेणी का है, जो उत्तम नहीं है, वो क्या है, धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। ये सिद्धांत दिया गया था डार्विन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। और जो ये सिद्धांत किस पुस्तक में दिया था, तो देखिए ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, प्रजातियों की उत्पत्ति, जिसका हिंदी रूप है। देखिए मेंडल की बात करते हैं तो इनके द्वारा आनुवांशिकता की खोज की गई थी। क्या है, आनुवांशिकता की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो देखिए मेंडल के द्वारा की गई थी। आनुवांशिकता का इनको जनक कहा जाता है। अरस्तु की बात करते हैं तो देखिए पॉलिटिक्स, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, पॉलिटिक्स आपको याद रखना है कि अरस्तु के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो देखिए पॉलिटिक्स लिखी गई है। रॉबर्ट हॉक को कोष्का की खोज के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है, कहां पर है, बताना है आपको। ऑप्शन है जेनेवा में, न्यूयॉर्क में, हेग में या फिर पेरिस में।
तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो देखिए हैग में है, आपको याद रखना है। लेकिन अंतर्राष्ट्र जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी। और देखिए जो और इसके जो जितने भी अंग हैं उनका सभी का मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। लेकिन एकमात्र देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक ऐसा अंग है जिसका मुख्यालय कहां पर है, नीदरलैंड के हेग में है। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि यहां से एग्जाम में प्रश्न बनता है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था। ऑप्शन है 20 जनवरी 1950 को, या फिर 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को, या फिर 13 नवंबर 1949 को। तो देखिए संविधान सभा की जिस दिन अंतिम बैठक हुई थी उसी दिन क्या है, राष्ट्रगान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। तो देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक, अब आपके सामने एक सवाल है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो देखिए 24 जनवरी 1950 को क्या है, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इसी दिन क्या है, राष्ट्रगान को अपनाया गया था। अब देखिए बात आती है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो देखिए 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को क्या है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और देखिए जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को इसमें चुना गया था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है। बिल्कुल कह रहा है, देखिए पराबैंगनी किरणों का यहां पर प्रकार दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है UVA, ऑप्शन दूसरा है अल्ट्रावायलेट C, ऑप्शन तीसरा है अल्ट्रावायलेट B, ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पराबैंगनी किरण है उनको 3 प्रकार में बांटा गया है। एक तो UVA है, UVB है और UVC है। तो देखिए जो C है, ऑप्शन जो क्या है, अल्ट्रावायलेट C है, पराबैंगनी किरण C है, वो क्या है, सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। तो देखिए ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल एक और प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मजेदार प्रश्न इसलिए कह रहा हूं कि बिल्कुल मैं निश्चित तो नहीं कह सकता कि आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन कुछ बिल्कुल ऐसे प्रश्नों की संभावना ज्यादा रहती है आपके एग्जाम में बनने की। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक तो बिल्कुल करके जाइएगा। चलिए देखिए कह रहा है कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है जयपुर में, ऑप्शन दूसरा है उदयपुर, ऑप्शन तीसरा है अजमेर में, ऑप्शन चौथा है जोधपुर में। तो देखिए जो पुष्कर मेला है वो कहाँ पर, अजमेर में प्रतिवर्ष क्या है, आयोजित किया जाता है। और जो पुष्कर मेला है वो किस लिए खास है, ये दुनिया का जो पुष्कर मेला है वो क्या है, दुनिया का ऊंटों का सबसे बड़ा मेला है। दुनिया का ऊंटों का सबसे बड़ा मेला के रूप में किसको जाना जाता है, पुष्कर मेला को जाना जाता है, जो अजमेर के पुष्कर में क्या है, अजमेर के पुष्कर में इसका क्या है, आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। कह रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल ऑप्शन है वर्ष 1972 में, ऑप्शन दूसरा है वर्ष 1981 में, ऑप्शन तीसरा है वर्ष 1973 में, ऑप्शन चौथा है वर्ष 1985 में। तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर कह रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में किस वर्ष में की गई थी। तो देखिए बिल्कुल ऑप्शन तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा वर्ष 1973 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तराखंड में है वर्तमान में, क्या है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से वर्ष 1973 में क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर की क्या है, शुरुआत की गई थी। इसको आपको याद रखना है। देखिए यदि आपसे कहता है कि 1972 में क्या हुआ था, तो देखिए सिंह प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए 1972 में सिंह प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। शेरों से संबंधित, शेरों का संरक्षण, सिंह प्रोजेक्ट कब लाया गया था, तो 1972 में लाया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बिल्कुल देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि फूलों की घाटी अवस्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि फूलों की घाटी अवस्थित है। बिल्कुल कमेंट कीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन दूसरा है सिक्किम में, ऑप्शन तीसरा है हिमाचल प्रदेश में, और चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड में। तो देखिए फूलों की घाटी कहां पर अवस्थित है। तो देखिए
फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो फूलों की घाटी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, बिल्कुल ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से संबंधित और भी मैं आपको कई, देखिए यदि आपसे पूछता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो देखिए उत्तराखंड राज्य में है, जहाँ से सिंह प्रोजेक्ट सबसे पहले 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। यदि आपसे पूछता है कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो देखिए ये भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड कई मायनों में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सभी पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यदि आपसे पूछता है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये भी आपका उत्तराखंड में है। यदि आपसे पूछता है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, देखिए फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। यदि आपसे पूछता है कि वन्य जीव संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो देखिए ये भी उत्तराखंड में है। जितने भी देखिए महत्वपूर्ण बिंदु थे, मैंने सभी आपको एक एक यहाँ से संबंधित बता दिए हैं। देखिए चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए एक वयस्क मानव की बात करते हैं। ऑप्शन है 305, ऑप्शन दूसरा है 275, ऑप्शन तीसरा है 206 और ऑप्शन चौथा है 175। तो देखिए जो वयस्क मानव होता है, जो 18 वर्ष के बाद जो एक व्यक्ति है, उसकी जो हड्डियों की कुल अस्थियों की कुल बोन्स की संख्या है वो कुल कितनी होती है, तो 206 होती है। कितनी होती है, 206 होती है। यदि शैशवावस्था की बात करते हैं कि बालक होता है जो शैशवावस्था में, कुल कितनी होती हैं, तो देखिए 300 हड्डियां होती हैं उसमें। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। बिल्कुल, देखिए सभी प्रश्न दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिए हैं और एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी प्रश्न। और कुछ प्रीवियस ईयर के भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने रखे थे, पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण शिक्षण से संबंधित भी प्रश्न रखे हुए थे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा सा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और भी व्यक्ति इस सेशन का लाभ उठा सकें। सभी व्यक्तियों को सीटेट से संबंधित, मैंने ज़्यादातर सीटेट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्रश्न बनाए हुए थे।